अस्सलाम वालेकुम। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ मेरी सही आ रही है ना? जी जी आप ऑडिबल है। ठीक हो गया। अभी तक जो था हमने अपना मशीन लर्निंग वाला जितना भी था वो हम कर चुके हैं कंप्लीट। मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स कैसे, बिहाइंड द सीन मैथमेटिक्स कैसे होती है, ट्रेन कैसे करने हैं, उनको इवेलुएट कैसे करना है। उसके बाद हम देख चुके हैं कि प्री प्रोसेसिंग कैसे करनी है, वो बहुत डिटेल में देखा है हमने लास्ट वीक। अनफॉर्चुनेटली उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, बट हम देख चुके हैं। आप में से कोई एक है जिसने, जो मैंने एक चैप्टर शेयर किया था, किसी ने उसको एग्जीक्यूट किया? एनीबडी? तो वो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड था, चैप्टर था, उसमें प्रॉब्लम थी हाउसिंग डाटा की। आपने प्राइस प्रिडिक्ट करनी थी, लेकिन प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल ट्रेनिंग से पहले वो एक ऐसा डाटा सेट है जिसके अंदर आपकी तमाम टेक्निक्स लगती हैं। यानी कि उसमें नल वैल्यूज भी हैं, उसमें कैटेगोरिकल वैल्यूज भी हैं, उसमें आपको डाटा नॉर्मलाइजेशन भी करनी पड़ेगी या स्केलिंग। तो उसमें तकरीबन ईच एंड एवरीथिंग थी। आप उसमें कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं। आप पूरे के पूरा जितना भी आपका डाटा सेट है उसके आप ग्राफ्स क्रिएट करके आप कोरिलेशन भी देख सकते हैं, जो रिसेंटली मैंने चैप्टर शेयर किया है। यानी कि आप पूरी की पूरी कंप्लीट पाइपलाइन डिजाइन कर सकते हैं। किसी ने किया है उसको? आई थिंक किसी ने नहीं किया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर डेटा नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग की कब नीड होती है? मैंने शायद लास्ट क्लास नहीं ली थी। अच्छा, स्केलिंग की उस वक्त जरूरत होती है जब आपका ना डाटा काफी ज्यादा ना। 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपको थोड़ा लास्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ। ये हमारा, अच्छा ठीक हो गया। मैं ना थोड़ा इसका ब्रीफ कर देता हूँ क्योंकि लास्ट क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई। प्री प्रोसेसिंग में ना सिंपली सीन ये होता है कि आपके पास जो डाटा आया है ना वो बिल्कुल रॉ आया है। अब आप उसके ऊपर मॉडल ट्रेन नहीं कर सकते। अगर आप मॉडल ट्रेन करेंगे कहीं ना कहीं आपको एरर्स मिलेंगे, जैसा कि कई बच्चों को कैटेगोरिकल वैल्यूज में आ रहे होते हैं एरर। तो उसके लिए था। अभी ये मैं थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ, यूँ समझ लें ओवरव्यू है। विद 5 मिनट्स की मैं रीजन एक्सप्लेन करूंगा। ये 6 स्टेप्स थे कि डाटा रीडिंग करनी होती है, डाटा प्री प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद डाटा स्प्लिटिंग होती है, फिर ट्रेनिंग मॉडल होती है, फिर मेकिंग प्रिडिक्शन और अपना मॉडल इवेलुएट करना होता है डिफरेंट मैट्रिक्स से। ये 6 स्टेप होते हैं एमएल के किसी भी मॉडल को ट्रेन करने में। हमने डिस्कस किया था ये 5 स्टेप हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन सिंपल जो स्टेप 2 है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, यानी कि इसमें थोड़ी टेक्निक्स रिक्वायर्ड है। अब ये एक सिंगल, ये जो स्टेप 2 है, ये आगे इसके ना सिर्फ ये 6 स्टेप हैं। इससे आगे मैंने आज तक कोई स्टेप नहीं देखे या मुझे जरूरत नहीं पड़ी इतना आउट ऑफ द बॉक्स जाने में। पहला स्टेप होता है डाटा इंपोर्ट करना और उसके बेसिक इनसाइट्स देखना कि उस डाटा के अंदर है क्या क्या, इसमें कितने कॉलम्स हैं, कितनी नल वैल्यूज हैं, या इसकी डाटा डिस्ट्रीब्यूट कहाँ हुआ है, हमारा टारगेट वेरिएबल क्या है, इस टाइप की चीजें ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इवन यहाँ स्टेप 1 में ही। उसके बाद होता है नल वैल्यूज। नल वैल्यूज ऐसी वैल्यूज होती हैं जहां या कोई लिखना भूल गया होता है वैल्यूज डालना, या किसी ने गलत वैल्यू एंटर कर दी होती है, या नॉट एप्लीकेबल, या किसी को पास वैल्यू नहीं है तो वो सवालिया निशान डाल देता है या क्वेश्चन मार्क, कुछ भी हो सकता है। फिर डाटा फॉर्मेटिंग एंड डाटा बिनिंग है। फिर हाउ टू डील विद कैटेगोरिकल वैल्यू, स्प्लिटिंग को हम देख चुके हैं, फीचर एंड स्केलिंग एंड डाटा नॉर्मलाइजेशन इसको हम देखते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी भी डाटा को रीड करना हो तो हम इसको देख चुके हैं, डाटा रीडिंग में पांडास यूज होता है। अगर आपके पास CSV फाइल है तो pd डॉट रीड CSV फाइल। जब आप अपने डाटा के ऊपर तमाम तर ऑपरेशंस परफॉर्म कर चुके हैं तो देन आपके पास सिंपली आप उसको सेव कर लें df टू CSV, ताकि आप इसको दोबारा किसी और मॉडल में भी यूज कर सकें। जेसन फाइल है, एक्सेल फाइल कर सकते हैं, SQL फाइल कर सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसमें एक सीन ये होता है कि सम टाइम ना कुछ यूं होता है कि आपको ना CSV फाइल अलग मिल जाती है और आपको उसके हेडर्स नहीं दिए जाते। उसकी ना वजह ये होती है, तो मैं चूंकि मैं ना यहाँ से एक फाइल को ना ऑफ करता हूँ, मैं सिर्फ इसको ओपन करता हूँ। वो आए नहीं है मेरे पास। लेट्स मेक समथिंग डिफरेंट। हम आ गए यहाँ तक। सम टाइम ना ये होता है कि आपको ना हेडर्स अलग दे दिए जाते हैं। उसकी वजह कुछ ये होती है कि जब आप डाटा इकट्ठा करते हैं ना, फॉर एग्जांपल 10 लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं आपका, 10 की बजाय ना आप 3 कर लें। अगर तीनों आपको डाटा में हेडर दें, यानी कि पहला आपका हेडर हो, नीचे डाटा हो, फिर आपके पास हेडर हो, फिर आपके पास डाटा हो, फिर आपके पास हेडर हो, फिर आपके पास डाटा हो। मैं सिंपल सी बता रहा हूँ, मैं हेडर को ना यहाँ से ना ग्रीन से कर देता हूँ रिप्रेजेंट। तो अब जब ये 3 बंदे या 3 टीम्स अपना डाटा मुझे देंगी, एक जगह पे इकट्ठा होगा, तो अब मेरे लिए क्या इशू होगा? तो बंदा बता सकता है इस डाटा को इकट्ठा करने में? तो मेरे लिए ना इशू ये हो सकता है कि अगर मेरे पास 3 बंदों का डाटा है जिसमें 3 बंदों का डाटा है, तो अब अगर मैं इनको मेरे लिए सबसे इजी काम है कि मैं ना एक कनकैटिनेट फंक्शन है पांडास का, मैं यूज कर लूँ, इन तीनों को ना कनकैटिनेट कर देगा। उससे मसला क्या होगा? ये आपका हेडर होगा, फिर नीचे जो है ना आपके, मैं इसको ना हेडर कर देता हूँ, एक हेडर, फिर आपका नीचे एक बंदे का डाटा आ जाएगा। फिर अगला हेडर आएगा, क्योंकि मैं जस्ट कनकैटिनेट कर रहा हूँ सबके डाटा को। फिर जो है ना आपका डाटा आ जाएगा। ये तो मैंने जस्ट यहाँ एग्जांपल ली है 3 टीम्स की। अगर यहीं पे एग्जांपल हमारे पास होती ना कोई 1000 2 या 3000 लोग डाटा इकट्ठा करें, क्योंकि बड़ी कंपनीज में, बिग जायंट्स में यही सीन होता है कि बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ मैं डाटा लेने की बजाय मैं क्या करूंगा, अपनी हेडर फाइल अलग रख लूंगा। ये मेरे पास हेडर फाइल है। अब मैं इनको कहूंगा अपने डाटा के साथ मुझे हेडर ना दें। जब मुझे इनका हेडर नहीं मिलेगा तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इनको जब कनकैटिनेट करूंगा, लेट्स सपोज ये वाली चीज यहां आ जाएगी। अब हेडर नहीं है मेरे पास, तो अब सिंपल सा सीन क्या होगा मेरे लिए, ये इस तरह सबका डाटा इकट्ठा कनकैटिनेट हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा, मुझे कोई प्री प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होगी। तो सम टाइम क्या होता है कि आपको जो है ना हेडर अलग मिल जाते हैं, यानी कि हेडर फाइल आपको अलग मिलती है और डाटा फाइल अलग मिलती है। तो dpd डॉट रीड करेंगे आगे, नेम्स के नाम से आप हेडर ऐड कर सकते हैं, तो आपके हेडर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो आप इस तरह का डाटा भी मिलता है। जब रियल टाइम आप करते हैं ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट, तो आपको हेडर की फाइल अलग ही मिलती है। उसके बाद अगर किसी डाटा को रीड करना हो तो df डॉट हेड होता है, यानी कि वो df डॉट हेड अगर लिखेंगे तो वो डिफॉल्ट में पहली 5 कंसेक्टिव रोज को रीड करेगा।
और अगर आप इसमें कोई नंबर लिख देंगे तो उतने नंबर, अगर आप df डॉट टेल करेंगे तो वो उतनी जो आपकी लास्ट वाली जो 5 रोज है ना उनको करेगा, जैसे ये लास्ट वाली डाटा की 5 रोज को रीड करेगा। उसके बाद अगर आपने डाटा की डाटा टाइप्स देखनी हो तो df डॉट डी टाइप्स, तो हर एक की आपको डाटा टाइप्स मिल जाएंगी। इसको वैसे हम इतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करते क्योंकि इससे भी एक यूजफुल फंक्शन है df डॉट इन्फो। जब आप किसी भी अपने डाटा को करोगे ना, ये देखिए df हमारा डाटा था, डाटा फ्रेम, df डॉट इन्फो करेंगे, एक तो आपको तमाम वेरिएबल्स मिल जाएंगे, दूसरी बात आपको उनकी डाटा टाइप मिल जाएगी और ये भी बता देंगे कि उसके अंदर कितने नंबर्स हैं और कितनी नल वैल्यूज हैं। अब इस फंक्शन का एक ड्रॉबैक है, उसको मैं आगे बता देता हूँ, लेकिन ये बहुत यूजफुल फंक्शन है। उसके अलावा एक df डॉट डिस्क्राइब होता है, ये थोड़ा ना स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन देता है आपके डाटा की, यानी कि मीन क्या है उस डाटा का, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिन मैक्स वैल्यूज क्या है, इस टाइप की वैल्यू। ये बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद मिसिंग वैल्यूज डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। पहली तो वैल्यू ये है कि कोई वैल्यू डालना ही भूल गया है, ये ऐसी वैल्यू है जिसको हमारा जो है ना पांडास डिटेक्ट कर सकता है। इस वैल्यू को ये इस किस्म की वैल्यू जो कोई डालना भूल गया ना, ये होती हैं स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यूज, ये इजी टू डिटेक्ट है। इसको पांडास आप डीएफ, अगर इसके अंदर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यू होती है ना कि कोई वैल्यू डालना भूल गया, तो यहाँ पे डिटेक्ट हो जानी थी। अब ये यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ सब नॉन नल है। फिर कुछ आते हैं नॉन स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यू, उनमें ये होता है कि इंस्टेड ऑफ खाली स्पेस हो उसकी जगह एन होता है, नॉट एप्लीकेबल, यानी कि वो हर बंदे अपने हिसाब से लिखता है, कुछ इस तरह लिख देते हैं, कुछ इस तरह का कॉलम डाल देते हैं, कुछ एन डाल देते हैं, ये होगी नॉन स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यू। कुछ होती है अनएक्सपेक्टेड मिसिंग वैल्यूज, यानी कि आपके कॉलम में आना यस नो चाहिए था लेकिन आपका एक इंटीजर आ गया है 12, किसी ने गलती से लिख दिया है, इट्स कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यूज। ये ऐसी वैल्यूज हैं जिसको पांडास डिटेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि आपको df डॉट इन्फो में ये डाटा नजर नहीं आएगा, या नॉन नली आएंगी सब वैल्यूज। उसकी अब मैं आगे दिखाता हूँ कुछ चीजें, इनको कैसे हमने कैटर करना है। मैंने आगे लिखा है कि df डॉट इन्फो कैन ओनली डिटेक्ट स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यूज के, यानी कि ऐसी वैल्यूज जो जहां पे वैल्यू पुट ही नहीं की गई कॉलम में वो डिटेक्ट हो जाएगी, दूसरी किस्म की वैल्यूज नहीं होंगी। ये हमारा, ये देखें एक df डॉट हेड है, इसके अंदर अगर मैं पहला ही कॉलम लेता हूं, इसके नॉर्मलाइजेशन लॉसेस 164, वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ना आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यू है। ये ऐसी वैल्यू है जिसको पांडास हमारा डिटेक्ट नहीं कर सका, यानी कि df डॉट इन्फो में। तो हमें इसको एक ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है जिसको पांडास डिटेक्ट कर ले, यानी कि स्टैंडर्ड मिसिंग वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, df डॉट रिप्लेस ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है इसको np डॉट नन, यानी कि नम पाई में एक नन है वैल्यू, नन वैल्यू भी समझ ले खाली स्पेस है, इसको पांडास डिटेक्ट कर लेता है। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करेंगे, तो अब जो जहां जहां पूरे डाटा सेट में क्वेश्चन मार्क होगा वो रिप्लेस हो जाएगा नैन से, यानी कि नन से। इस नैन को पांडास डिटेक्ट कर सकता है। जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे ना, तो अब आप देखेंगे कि जब हमने रिप्लेस कर लिया, अब दोबारा df डॉट इन्फो को हमने जब इम्प्लीमेंट किया है, तो अब ये देखें 164 आपकी, ये देखें ना ऊपर 205 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 164 वैल्यूज ऐसी हैं जो कि नॉन नल हैं, और जितनी वैल्यूज हैं उसके अंदर 164 हैं, तो यानी कि 42 के करीब इसके अंदर वैल्यूज जो हैं नल वैल्यूज है, यानी कि उसकी जगह क्वेश्चन मार्क लगा। उसके अलावा भी ये देखें यहाँ 203 है, इसका मतलब है यहाँ पे 2 नल वैल्यूज हैं, यानी कि ऐसी वैल्यूज जो कि गलती से पुट हुई है, यानी क्वेश्चन मार्क डला हुआ है। इसी तरह जब आप पूरे कॉलम्स देखेंगे ना तो आपको नजर आ जाएगा। इसको डिटेक्ट करने के काफी तरीके हैं। आपके पास एक फंक्शन है इज नल, आप लिखेंगे मिसिंग डाटा आप यहाँ स्टोर कर रहे हैं, df इज इक्वल टू नल। इसका मतलब क्या है,
अगर नल वैल्यू हुई तो ये उस चीज को, उस जगह को ट्रू कर देगा। अगर नल वैल्यू ना हुई तो उस जगह को फॉल्स कर देगा। अब ये देखें हमारे पास ना यहाँ पे नल वैल्यूज हैं, नॉर्मलाइजेशन लॉसेस की पहली 3 वैल्यूज ये हमारे पास नल वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे इसने ट्रू कर दिया है। आप सब लोगों को कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही? क्योंकि मैं आज काफी स्पीड में जा रहा हूँ। हमने इसको ना लास्ट टाइम बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, बहुत डिटेल में। ठीक हो गया। तो जब हम देखते हैं इसको करने के बाद, ये एक लाइन ऑफ कोड है, ये लाइन है, ये ना आपको पूरी रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। ये मैंने यहाँ पे भी है अलग से दिया हुआ, आपको बता देगा कि किस चीज में नल वैल्यू है। जैसे अभी देखें ना, नॉर्मलाइजेशन लॉस है, इसके अंदर फॉल्स है। फॉल्स का मतलब है कि ये नल वैल्यू नहीं है। ट्रू का मतलब है कि 41 वैल्यूज नल हैं, क्योंकि हमने इज नल को किया है। इज नल क्या था कि जहां पे नल वैल्यू नहीं है उसको फॉल्स कर देगा, और जहां पे नल वैल्यू है उसको ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लॉस वाले कॉलम में 164 जो है फॉल्स हैं, यानी कि नल वैल्यू नहीं है, और 41 जो है नल वैल्यूज हैं। इसी तरह ये आपको पूरी डाटा सेट की रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। ये एक सिंपल सा कोड है। ये जब हमने ये सब कर लिया तो मेरे पास ये रिपोर्ट आई कि इन 7 कॉलम्स के अंदर जो है ना नल वैल्यूज हैं। सबसे ज्यादा जो है लॉसेस में 41 है, नंबर ऑफ डोर्स में 2 मिसिंग वैल्यूज हैं, और बोर में 4, स्ट्रोक में 4, और हमारा जो टारगेट वेरिएबल था प्राइस के अंदर भी आपके पास 4 नल वैल्यूज हैं। इनको कैटर करने के ना 3 मोस्टली जो है ना तरीके हैं जो इनको हम कैटर करते हैं ना, इसके ना मोस्टली 3 ही हमारे पास तरीके हैं। एक तो ये होता है कि जहां नल वैल्यू है ना उसको आप ना मीन से रिप्लेस कर दें, यानी कि एवरेज से रिप्लेस कर दें। आप पूरे कॉलम का एवरेज लें, जहां जहां पे मिसिंग वैल्यू है वहां एवरेज डाल दें। ये एक अप्रोच, बेहतर अप्रोच है, यानी कि उन जगह पे लग जाएगी जहां कुछ इंटीजर टाइप का वेरिएबल हुआ, जैसे नॉर्मलाइजेशन लॉस है। अब ये देखें ना, समटाइम क्या होता है कि 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स ना, या यूं समझें कि 100 पेशेंट्स के आपके पास जो है ना बीपीज हैं, एक अगर आपसे मिस हो गया ना, अब आप एक ही रीजन में है, एक ही हॉस्पिटल में है, तो चांस होगा कि जो एक रीजन के पेशेंट है ना उनका जो है ना बीपी सेम टाइप का ही होगा। तो आप क्या करते हैं, आप ऊपर वाले सब पेशेंट्स का ना बीपी का आप एवरेज ले लेंगे, और नीचे आप उस एवरेज को डाल देंगे, और मोस्ट प्रोबेबली वो सही भी होता है। इसी तरह बोर, स्ट्रोक, हॉर्स पावर, पीक आरपीएम, यहाँ पे तो ये चल जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ डोर्स में हम जो है डाल सकते हैं एवरेज वैल्यू के, यानी कि आपके पास ना जितनी भी गाड़ियां हैं ना उनके डोर्स के नंबर बताए हुए हैं। अब अगर उनका एवरेज लें और जिस गाड़ी की मिसिंग वैल्यू थी वहां पे एवरेज को डाल दें, क्या ये अच्छी अप्रोच है? कोई बंदा बता सकता है? नहीं सर, वैलिड नहीं होगा। हाँ, लास्ट टाइम भी आपने उसकी वजह क्या होगी? वैलिड तो नहीं है, रीजन क्या हो सकती है? सर लाइक रेशियो में आ जाएगा, अभी बताता रेशियो हूँ। में भी आ सकता है। लाइक अगर किसी के पास किसी गाड़ी के 2.3 है तो 2.3 इस तरह करके वैल्यू आ सकती है, बिल्कुल तो बिल्कुल, वैलिड नहीं है। एग्जैक्टली कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिसको हम इस तरह नहीं कर सकते। जैसे अभी देखो हमारे पास मोस्टली जो गाड़ियां होती है ना, या उसके 4 डोर्स होते हैं या 2 डोर्स होते हैं। अब मैं यहाँ ले रहा हूँ कि जो है ना अगर हम इनका एवरेज करें तो अगर वो 3 आ जाए, तो 3 वाले 3 डोर्स वाली गाड़ियां एग्जिस्ट नहीं करती इस वर्ल्ड में, तो हम यहाँ पे मीन नहीं डाल सकते। या फिर मीन 3.1 आ सकता है, 3.2 या 2.5, किसी गाड़ी के 2.4 डोर तो नहीं होते ना। तो हम यहाँ पे एक अच्छी अप्रोच ये होगी कि हम देखेंगे हमारे डाटा में जो है ना ज्यादा गाड़ियां किस डोर वाली हैं। अगर 4 डोर वाली है ना तो हम ये कंसीडर करेंगे कि जो गाड़ी है ना इसका भी यही डोर होगा, क्योंकि हम जाएंगे मेजोरिटी की तरफ। तो यहाँ पे हम मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद रिमूव। अब ये देखें हमारा टारगेट वेरिएबल है प्राइस। टारगेट वेरिएबल के साथ हम कुछ नहीं करते। मैंने हालांकि वहां पे बहुत ज्यादा रीजंस बताई थी कि किस वजह से हम टारगेट वेरिएबल पे
मीन या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू नहीं डालते। पर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ टारगेट वेरिएबल के साथ जो है ना छेड़खानी नहीं होती। अगर वहां पे कोई चीज नहीं है ना, मिसिंग वैल्यू है, तो हम उस पूरी गाड़ी का डाटा रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे सिंपली। अगर आप यहाँ पे जाते हैं, कोई भी अगर यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं ना सबके लिए, आपके लिए, आपको नहीं कुछ समझ आ रहा तो सिंपली जाएं साइकिट लर्न की वेबसाइट पे। साइकिट लर्न की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जो साइकिट लर्न के अंदर है आपने सिर्फ वो देखना है जो आपको रिक्वायर्ड है। जो मैंने यहाँ पे टॉपिक कवर किए हैं जस्ट आपने यहाँ से ये सीखने हैं। आपको कोड भी मिल जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे ना उन्होंने बताया क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, डायमेंशन रिडक्शन, मॉडल सिलेक्शन और प्री प्रोसेसिंग। अब हमारी प्रॉब्लम है प्री प्रोसेसिंग की, तो मैं यहाँ जाऊँगा, प्री प्रोसेसिंग को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने फाइंड आउट करना है कि मेरा टॉपिक है मिसिंग वैल्यूज को हम डील करें या नल वैल्यूज को। तो अब सेकंड टॉपिक देखेंगे इम्प्यूटेशन ऑफ मिसिंग वैल्यूज। अब अगर आप यहाँ पे जाते हैं इम्प्यूटेशन ऑफ मिसिंग वैल्यूज, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट मिलेगा सिंपल इम्प्यूटर का। आपको कोड भी मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी कि अगर आपकी मिसिंग वैल्यूज हैं तो आप सिंपल इम्प्यूटर को यूज कर सकते हैं। इस तरह आप किसी भी कॉन्सेप्ट को यहाँ से ढूंढ सकते हैं कि आपका काम क्या है और आपको यूटिलाइज क्या करना है। उसके अलावा अगर आपने और डिटेल में जाना है तो आप यहाँ एपीआई में आए। अब हम ढूंढ किस चीज के रिलेटेड रहे हैं, सिंपल इम्प्यूटर को। अभी हमने पीछे देखा है ना कि हम सिंपल इम्प्यूटर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखें इम्प्यूट होगा sklearn.impute। अब यहाँ पे ना मल्टीपल टाइप्स के इम्प्यूटर्स हैं, जैसे आइटरेटिव इम्प्यूटर है, KNN है, मिसिंग इंडिकेटर है और सिंपल इम्प्यूटर। हमने देखा है कि हमारी मिसिंग वैल्यूज को सिंपल इम्प्यूटर डील करते हैं। तो अब यहाँ आएंगे तो आपको ये और जो है ना डिटेल डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी किसी भी चीज के ऊपर। तो आज अगर आप चैट जीपीटी को भी कहेंगे तो वो भी आपको चीजें समझा देगा, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी सी डिटेल्ड एंड ऑथेंटिक जो है ना आपको एक्सप्लेनेशन मिलती है। तो अब हमें एक चीज नजर आ गई कि अगर हमने मिसिंग वैल्यूज को डील करना है तो हमें सिंपल इम्प्यूटर को यूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ स्क्रीनशॉट डाल भी दिया है सिंपल इम्प्यूटर का। हमने सिर्फ सिंपली क्या करना है, सिंपल इम्प्यूटर को जो है साइकिट लर्न से इंपोर्ट करना है और उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, ऑब्जेक्ट या समझ लें इंस्टेंस डिफाइन करना है। और आपने अब ये देखें हमारे पास जो वैल्यूज जितनी भी हैं वो तमाम की तमाम हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ अब जो है np.nan है, यानी कि हमने जितनी भी वैल्यूज को np.nan में कन्वर्ट कर लिया था। और अब स्ट्रेटेजी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जिनको हमने मीन से करना था ना रिप्लेस, पहले हम इनको डील कर रहे हैं, हमने इनको मीन से रिप्लेस करना है। तो हमारी यहाँ स्ट्रेटेजी क्या है, मीन, यानी कि हमने मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करना है मीन से। तो हम क्या करेंगे, इम्प्यूटर डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म एक मेथड है, यानी कि फिट में कुछ वैल्यूज कैलकुलेट हो रही होती हैं, ट्रांसफॉर्म में रियल टाइम हम वहां पे चीजें रिप्लेस कर रहे होते हैं। मैं अभी इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि इस तरह होता है। फिर आपके पास तमाम जिन कॉलम्स में आपने करना है वो बताएंगे। तो अब आप देखेंगे जब मैंने अप्लाई किया नॉर्मलाइजेशन लॉस को, जब हम df.head कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले हमारे पास क्वेश्चन मार्क था, यानी कि मिसिंग वैल्यूज थी। लेकिन अब ये जो मिसिंग वैल्यू थी ये जो है हमारी मीन वैल्यू से रिप्लेस हो गए, यानी कि इसका मसला हल हो गया। अब था नंबर ऑफ डोर्स वाला, नंबर ऑफ डोर्स के लिए np.nan और हमने रिप्लेस करना है उसको मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू से। हमने किससे करना है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू से हमने इसको रिप्लेस करना है, क्योंकि नंबर ऑफ डोर्स की मैं रीजन समझा। फिट एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपका नंबर ऑफ डोर्स वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब रह गई है हमारे पास सिर्फ प्राइस वाली मसला, कि प्राइस वाली वैल्यूज जो हमारे पास रोज है हमने उन्हें बिल्कुल ही रिमूव आउट करना है फ्रॉम आवर डाटा। तो हम क्या करेंगे, df.dropna है, इसमें साइकिट लर्न यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं है। आप ड्रॉपना मेथड है पांडास के अंदर, आपने प्राइस की वो वैल्यूज जो है ना जिनके अंदर नल वैल्यूज हैं उनको आपने रिमूव कर देना। x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि आपने उस पूरी रो को डिलीट कर देना है। जब आप किसी 4 रोज को जब आप डिलीट करेंगे
तो आपका इंडेक्स जो होती है ना, इंडेक्स का मतलब ये होता है कि वन, हर एक की जो है ना आप जो है ना पोजीशन बता दो कि ये किस इंडेक्स पे, 1, 2 एंड 3। तो अगर मैं इसको जो है ना डिलीट कर देता हूं, तो अब मुझे जो है ना इस इंडेक्स को रीसेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, अब ये मेरा इंडेक्स इस तरह हो जाएगा आफ्टर रीसेट। अगर मैं रीसेट नहीं करता तो ये मेरा इंडेक्स ही जो है ना, इंडेक्सिंग में काफी आगे मसाइल आएंगे। तो हमें इंडेक्स को रीसेट करना पड़ता है ताकि मिसिंग वैल्यूज जो रिमूव हुई है उसका इंडेक्स भी रिमूव हो और दोबारा से रीसेट हो इंडेक्स। तो आप यहाँ पे इंडेक्स को रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद जब मैंने कहा था कि जब हम इसको दोबारा कर लेंगे तो मैं दोबारा वो रिपोर्ट जनरेट कर रहा हूँ जो बताएगा कि अब बताओ कि इसके अंदर नल वैल्यूज हैं या नहीं है। तो जब मैं इसको करूंगा तो अब ये देखें नॉर्मलाइज लॉस है, अगर नल वैल्यू होती तो ट्रू आता, लेकिन यहाँ सब के सब 201 के 201 फॉल्स हैं क्योंकि 4 वैल्यूज हमने रिमूव कर दी हैं। 205 टोटल थी रोज, और 4 रोज के जो प्राइस वाली 4 रोज थी जो जिनमें नल वैल्यू थी वो हमने पूरी गाड़ी का ही डाटा डिलीट कर दिया। तो अब जो है ना टोटल वैल्यूज जितनी हो गई हैं वो हो गई 201। यहां तक का हमारा ताल्लुक था जस्ट एज ऑफ नल वैल्यूज को डील करना। उसके बाद होती है डाटा फॉर्मेटिंग। डाटा फॉर्मेटिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप अपना मॉडल ट्रेन कर रहे हैं तो आपके जितना भी डाटा है वो करेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि उनके डाटा टाइप सेम होने चाहिए। अभी मैं उसकी आपको थोड़ी सी ना चीज दिखाता हूँ। लेट्स सपोज df.info। अब ये देखें नॉर्मलाइज लॉस हमने देखा था, उसमें वैल्यू जो थी ना वो थी इंटीजर, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया हो, यानी कि इसने उसको स्ट्रिंग बताया हो। इसकी वजह यह है कि जो नमपाइस की अरेज होती है, मैंने कहा था पांडास और नमपाई आपस में इंटरकनेक्टेड है। नमपाई अरे होती है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ सेम टाइप ऑफ डाटा सेट रहे, सेम टाइप ऑफ जो है ना चीजें रहेंगी। अब मसला ये होता है कि अगर एक डाटा सेट है जिसके अंदर तमाम इंटीजर है लेकिन किसी ने गलती से उसके अंदर कोई स्ट्रिंग डाल दिया है, तो वो पूरी की पूरी जो रो होगी या पूरे का पूरा कॉलम होगा उसको वो पूरे के पूरे को कर देगा स्ट्रिंग जो है ना दिखाएगा। अब हमने इस चीज को देखना होता है, डाटा फॉर्मेटिंग देखनी होती है कि जो चीज है वो अपने सही फॉर्मेट में है। तो आप .d टाइप से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको हम देख चुके हैं। नहीं तो df.info करेंगे आपको नजर आ जाएगा। अगर आपने किसी कॉलम की डाटा टाइप चेंज करनी है तो आपको .s टाइप करके आप कर सकते हैं चेंज। जैसे मैंने प्राइस थी ना, एक और एसके लर्न की एक बात बताता हूँ। एसके लर्न में ना एक सीन है, जो फंक्शन आप एसके लर्न से अप्लाई करोगे ना साइकिल लर्न से, तो डाटा टाइप ये चेंज कर देता है। अब जैसे नॉर्मलाइज लॉस है ना, इसको हमने मीन से रिप्लेस किया यूजिंग साइकिल लर्न, तो उसने इसकी ना डाटा टाइप फ्लोट कर दी है। लेकिन जो हमने पांडास से किया ना df डॉट ड्रॉप ना, वो हमने पांडास से किया है। तो पांडास डाटा टाइप चेंज नहीं करेगा, तो हमें इसकी डाटा टाइप को फ्लोट में चेंज करना पड़ेगा खुद से। ये था ये। दूसरा होता है डाटा बिनिंग। डाटा बिनिंग क्या होता है कि रिग्रेशन की प्रॉब्लम को क्लासिफिकेशन में लेके जाना। ये मोस्टली पेपर्स के अंदर हो रहा होता है कि आपकी रिग्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है ना, उसको अगर जब हमारे पास आंसर नहीं निकल रहे होते तो हम उसको ना क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम में ले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना ये गाड़ियों का काउंट है और हॉर्स पावर है उनकी। अब अगर आप देखते हैं तो तकरीबन तकरीबन यहाँ पे 110 हॉर्स पावर है, यानी कि 110 हॉर्स पावर तक की गाड़ियां मैक्सिमम है हमारे डाटा में। अगर आप देखेंगे जैसे जैसे हॉर्स पावर बढ़ रही है तो हमारी गाड़ियों का काउंट कम हो रहा है। अब जो सबसे ज्यादा हॉर्स पावर की गाड़ी है ना हाई वाली, वो सबसे कम है। तो मैं क्या करूंगा, रिगार्डलेस ऑफ कि इसको कंटिन्यूअस रखूं हॉर्स पावर के वेरिएबल को, मैं क्या कर लूंगा, इसकी ना 3 कैटेगरीज बना लूंगा, लो, मीडियम हॉर्स पावर और हाई हॉर्स पावर। सबसे ज्यादा जो लो वाली कैटेगरी है ना वो 110 तक की कैटेगरी है। तो 110 की रेंज में सबसे ज्यादा हैं गाड़ियां, मीडियम में फिर उससे थोड़ी कम, और हाई में उस सबसे कम। ये उस वक्त हम कर रहे होते हैं जब हमसे रिजल्ट्स अच्छे अचीव नहीं हो रहे होते। मैं अगर देखता हूं, अगर मेरे पास इस वक्त पेपर है तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। वेयर इज, हाँ ये पेपर है।
ये एक पेपर है, वही जो मैंने आपको एज अ असाइनमेंट दिया था, और अभी तक मुझे किसी ने ये सॉल्व करके नहीं बताया, इवन किसी से डाटा सेट डाउनलोड नहीं हुआ और इवन किसी से ये पेपर भी डाउनलोड नहीं हुआ। तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अब ये देखें, जब ये एक ना रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, प्रिडिक्ट सर्वाइवेबिलिटी पीरियड ऑफ कॉलन कैंसर, यानी कि कॉलन कैंसर का पेशेंट कितने दिन जिंदा रहेगा, इस टाइप का ये प्रॉब्लम है। अब अगर आप देखते हैं, इनसे ना रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकल रहे थे, तो इन्होंने डाटा बिनिंग कर लिया है। ये देखो, सर्वाइवल मंथ बिन्स क्लास बाउंड्रीज 0 से 3, तो इन्होंने ना उसकी एक रेंज डिफाइन कर लिया रिगार्डलेस ऑफ। अब ये देखें, इनकी जो वैल्यू थी ना, वो 0 से लेके 236 तक हो सकती है वैल्यू। तो इन्होंने क्या किया, उसी प्रॉब्लम को बिन करके 1 से 9 तक ले गए हैं, जस्ट 1 से 9। तो अब ये क्लासिफिकेशन में चेंज हो गया सिंपली। तो इस तरह की चीजें हो रही होती हैं रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में। उसके बाद आ जाता है आपके पास डाटा बिनिंग, आपने देखना है। उसके बाद आ जाता है आपके पास कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। कभी भी आपका जो डाटा सेट होता है ना, उसकी वो यस जो ना इन दी फॉर्म ऑफ, यूं समझें कि टेक्स्ट या स्ट्रिंग की फॉर्म में कभी डाटा नहीं होता। हम हमेशा अपने डाटा सेट को इन दी फॉर्म ऑफ इंटीजर ही रखते हैं या मैथमेटिकल फॉर्म में रखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा ना लास्ट टाइम हमने कैंसर के डाटा सेट को डील किया था, उसके अंदर था क्या कि हमारा आउटपुट वेरिएबल था बिनाइन या मेलिग्नेंट, बी या एम हमने लिखा हुआ था। अब जो मशीन लर्निंग में हम बी और एम नहीं रखते, हम इसको कन्वर्ट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ सम लेबल के, यानी अगर बिनाइन ट्यूमर है तो 0 लिख दो, और अगर मेलिग्नेंट ट्यूमर है तो इसको 1 कर दो। तो ये तो हमें तो पता है ना, बिनाइन का लेबल 0 है, मेलिग्नेंट का 1 है। अगर डाटा में 1 देखेंगे तो हम बता देंगे कि इट्स अ मेलिग्नेंट। तो इस तरह हम जो अपने कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं, इनको अपने लेबल्स या जो है ना मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, वन हॉट इनकोडिंग है और लेबल इनकोडिंग है। उसके बाद ये मैंने लिखा है कि इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए कि हमारे पास डाटा है जिसके अंदर ना हमारे पास यूएस है, 4 कंट्रीज हैं हमारे पास, यूएसए, कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया। इस कॉलम को ना मैं अपने मॉडल में ट्रेनिंग के लिए नहीं दे सकता। इसकी वजह है कि ये सारे का सारा स्ट्रिंग की फॉर्म में, और जो मशीन लर्निंग है वो मैथ्स पे चल रही होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो अब देखिए हमारा यूएसए है, अब मैं क्या करूंगा, अपने ना इनके लेबल्स डिफाइन कर लूंगा। मैं कहता हूं कि जो यूएसए है ना वो 0 हो, कनाडा है जो ये 1 हो जाए, दुबई है ये 2 हो जाए, ऑस्ट्रेलिया है इसको मैं 3 कर देता हूँ। अब मैं कंट्री के कॉलम में इंस्टेड ऑफ नाम लिखने की बजाय यूएसए की जगह 0, कनाडा की जगह 1, दुबई की जगह 2, ऑस्ट्रेलिया की जगह 3, फिर कनाडा आएगा तो मैं 1 लिख दूंगा। तो इस तरह इन जो है ना लेबल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसके कुछ जो है ना इसको क्या कहते हैं, बेनिफिट्स हैं। ड्रॉबैक्स इसके ये हैं कि सम टाइम मॉडल ऑन द बेस ऑफ नंबर ये प्रिडिक्ट कर लेता है, ये देख लेता है कि ये देखे ना यूएसए का लेबल है 0, ऑस्ट्रेलिया का लेबल है 3, 3 इज ग्रेटर देन 0। तो अब मॉडल ये सोच सकता है या इस चीज को देख सकता है कि ऑस्ट्रेलिया इज ग्रेटर देन यूएसए, बट ये हमारे डाटा का जो है ना ये इसमें हमारे डाटा का कोई ऐसा सीन है नहीं कि हम इस तरह की ग्रेटनेस और दिखाएं। इस तरह की इनकोडिंग्स कहाँ चल जाती हैं कि कहीं सेफ्टी लेवल हो, अगर कहीं लो है लेबल है तो उसको 0 कर देंगे, मीडियम है तो 1 है, हाई है तो 2 है, 3 है तो वेरी हाई है। इस चीज को हम ना बाइनरी में यूज कर सकते हैं लेबल इनकोडिंग को विदाउट एनी फियर। उसकी कुछ वजह हमने डिस्कस की थी लेकिन अभी नहीं कर रहा। वन हॉट इनकोडिंग में क्या होता है, हम एक कॉलम की बजाय ना कंट्री के कॉलम को हम इसको ना 4 कॉलम्स में बदल लेते हैं। कैसे, पहले हमारा 4 कंट्रीज थे ना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दुबई। अब जहां देखें कनाडा है ना, पहली रो में हमारे पास यहाँ कनाडा था, तो यहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया 0 कर दूंगा, कनाडा 1, दुबई 0, यूएसए 0। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया को 1 कर दूंगा, कनाडा और 3 कंट्रीज जो है ना 0 हो जाएंगे। अब वन हॉट इनकोडिंग में ना ग्रेटनेस और वो वाले कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं। वन हॉट इनकोडिंग भी बहुत इजी है। लेबल इनकोडिंग में बता देता हूँ, सेम टू सेम जो है ना इसी तरह वन हॉट इनकोडिंग होती है। अब ये देखे
pd डॉट रीड किया, मेरे पास एक सैलरी का डाटा सेट है जिसके अंदर पहला कॉलम है दुबई, सॉरी कंट्री। अब मैंने इनको जो है ना इन दी फॉर्म ऑफ लेबल्स कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे मैं लेबल इनकोडिंग नहीं लगा सकता, यानी कि 1 2 3 की फॉर्म में नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ इस तरह की कोई रीजन आ सकती है कि 3 इज ग्रेटर देन 0। तो मैं यहाँ 1 हॉट इनकोडिंग लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा मेरे पास यूनिक जो वेरिएबल्स हैं वो क्या हैं, तो ये मुझे बता देगा कि दुबई, यूएसए और कनाडा है। तो मैं उसके बाद इंपोर्ट करूंगा लेबल इनकोडर को और उसके अंदर फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर दूंगा कंट्री वेरिएबल को। तो मेरे पास जो सिंपली जो है ना, सॉरी मैंने ना यहाँ लेबल इनकोडर लगाया है। हालांकि ये अप्रोच सही नहीं है, आपने यहाँ पे 1 हॉट इनकोडिंग लगानी है। अगर आप 1 हॉट इनकोडिंग लगाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, लेकिन मैंने लेबल इनकोडिंग लगाई है। लेबल इनकोडिंग बताया था कि कंट्रीज को 0 1 2 और 3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये देखें कंट्री को 2 1 और 3 में कन्वर्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ देयर नेम्स। ये था लेबल इनकोडिंग। अब आगे हमारे पास फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग क्या होता है उसकी अभी वजह बताता हूँ। इसमें ना हम ना डाटा को ना अपने नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं, देखते हैं कैसे। अब ना मेरे पास ये डाटा सेट है। अब आप ये बताएं सैलरी के हमने ना कोई प्रोडक्ट परचेज करना है या नहीं करना। कोई बंदा आगे, कोई कंपनी या कोई एम्प्लॉय ये प्रोडक्ट परचेज करेगा या नहीं करता, ये कुछ कॉलम्स पे डिपेंड करता है। अब ये देखें मैंने यहाँ ना 1 हॉट इनकोडिंग लगाई हुई है कि अगर बंदा ऑस्ट्रेलिया का है या किस कंट्री से उसका ताल्लुक है, उसकी सैलरी क्या है, उसका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, ये डिपेंड करेगा कि बंदा परचेज करता है या नहीं करता। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि जो सैलरी का वेरिएबल है ना, इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है इसकी वैल्यू कम है, यानी कि 1.1 ईयर 1.3 ईयर्स, लेकिन इनकी सिग्निफिकेंस बराबर है। किसी चीज के परचेज करना या ना करना सिर्फ सैलरी पे डिपेंड नहीं करता, उस बंदे के एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। तो लेकिन अगर मैं इसको मॉडल की ट्रेनिंग पे दूंगा ना, तो जाहिर ही बात है 3993934 इज ग्रेटर देन 1.1। तो मॉडल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएबल बन जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, मेरे पास ये 2 वेरिएबल्स हैं ना, इनको सेम लेवल पे लेके आना है ताकि मॉडल के लिए फेयर जो है ना कंपैरिजन बने, फेयर ट्रेनिंग हो। इसको हल करने के लिए जैसे मैंने कहा था, फॉर एग्जांपल मैं अगर ठीक हो गया, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास ना ये लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम है, इसके अंदर ना ये देखें x1 मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, और x2 मेरे पास क्या है, सैलरी। अब आप जितना भी b1 को बढ़ा लें या b2 को बढ़ा लें, लेकिन ये जो 53.450 है इसका इम्पैक्ट 1.1 से बहुत ज्यादा, तो इसका आउटपुट पे इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। तो आपका जो मॉडल है ये अनफेयर हो जाएगा। फॉर द सेक ऑफ ट्रेनिंग, तो हमें इनको x1 और x2 को जो है ना सेम लेवल पे लेके आना है। जस्ट सिंपल ये है। अब इसमें डिफरेंट टाइप के अप्रोचेज हैं। आपके पास सिंपल फीचर स्केलिंग है, स्टैंडर्डाइजेशन है या नॉर्मलाइजेशन है। ये ज्यादातर यूज नहीं हो रही होती। स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन ज्यादातर यूज होती हैं। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि आप जो है ना ये फॉर्मूलाज आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट सिंपली जाएंगे। ज्यादातर जो है ना आपकी स्टैंडर्डाइजेशन ज्यादातर यूटिलाइज हो रही होती है मेजोरिटी ऑफ केसेस में। अब ये देखें, ये मेरे पास डाटा सेट था, तो मैंने इन 2 कॉलम्स के ऊपर स्केलिंग अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करूंगा, अपना स्टैंडर्ड स्केलर को इंपोर्ट करूंगा, उसका इंस्टेंस बनाऊंगा, उस पर फिट एंड ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। तो आपकी जो है ये देखें अब ये सेम लेवल पे आ गए हैं, 1.74 और 1.77 1.27। तो इस तरह आप अपने मॉडल को जो है ना अपने डाटा को स्केल कर सकते हैं, यानी कि सेम लेवल पे लेके आ सकते हैं। इसमें एक ट्रिकी पार्ट ही होता है, हमेशा जो फिट का मेथड है ना वो यूटिलाइज करना होता है
ट्रेनिंग डाटा के ऊपर। तो ये मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया, क्योंकि अभी मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। हमने जो अपना टेस्ट डाटा होता है ना, उसको हमेशा छुपा के रखना होता है। उसकी वजह यह है कि फिट के अंदर ना ये मीन को कैलकुलेट करता है डाटा में से, और स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है ना कैलकुलेट करता है डाटा से। अगर हमने अपने टेस्ट डाटा का मीन भी बता दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन भी बता दिया, तो मॉडल को इन सेंस कुछ ना कुछ पता होगा हमारे टेस्ट डाटा के बारे में। तो जो हमारा टेस्ट डाटा है ना, उसको हमने यूं समझ लें कि अनसीन डाटा रखना होता है, कि कभी मॉडल ने इस किस्म का डाटा सेट देखा ही नहीं है सिंपली। तो फिट के अंदर हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और ट्रांसफॉर्म के अंदर हम अप्लाई करते हैं। तो फिट वाला जो मेथड है वो हम सिर्फ ट्रेनिंग डाटा पे लगाएंगे, टेस्ट डाटा के ऊपर जस्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे बस सिंपली। इस तरह और चीजें आपने खुद से एक्सप्लोर करनी है। अभी मैं इसकी ना एग्जांपल दिखाता हूँ कि जो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एक पब्लिश्ड पेपर है जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, जो अभी तक किसी बंदे ने नहीं की। तो अब ये देखें, यहाँ पे जो है आपके पास डाटा ट्रेनिंग, मॉडल ट्रेनिंग से पहले डाटा प्री प्रोसेसिंग शुरू हुई है। डाटा प्री प्रोसेसिंग में सबसे पहले उन्होंने प्रॉब्लम स्पेसिफिक यानी कि पहले उन्होंने देखा है कि हमारा डाटा है किस तरह का। कि देखें, उन्होंने फीचर देखे हैं, उनकी डाटा टाइप्स देखी हैं। उसके बाद उन्होंने डाटा बिनिंग की है। उसके बाद उन्होंने न्यूमेरिकल इनकोडिंग की है। न्यूमेरिकल इनकोडिंग का मतलब क्या है कि उन्होंने इनकोडिंग की, और इन्होंने कौन सी इनकोडिंग यूटिलाइज की है, लेबल इनकोडिंग। ये अभी मैंने आपको दिखाई है कि लेबल इनकोडिंग किस लिए यूज होती है। फिर इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया अपने डाटा को, इन्होंने यूज किया मिन मैक्स स्केलर, जो अभी हमने यहाँ पे इन्होंने ये वाला यूज किया मिन मैक्स स्केलर। ये अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम डिफाइन होता है कि किस पे हमें एक्यूरेसी ज्यादा मिल रही है। उसके बाद ठीक हो गया, यहाँ तक हमने देख लिया इस पेपर को। मैंने कहा ये पेपर इज नॉट समथिंग के इतना बहुत मुश्किल पेपर है जो मैंने आप लोगों के जिम्मे लगाया था। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 2 घंटे लगेंगे इसको रेप्लिकेट करने में। आपने जस्ट देखना है कि इन्होंने क्या क्या किया है, आपने वो चीज़ें अप्लाई करते जाना है सिंपली। उसके बाद इन्होंने जो है अपना डाटा स्प्लिट किया। इन्होंने क्या किया, 80% डाटा ट्रेनिंग में दिया, 10% टेस्ट में और 10% वैलिडेशन में रखा है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद ये इन्होंने ना अपने वेरिएबल्स के ना ग्राफ बनाए हैं कि इनके वेरिएबल्स दिखते कैसे हैं। उसके बाद इन्होंने अपने मॉडल ट्रेन किए हैं, ये डिसीजन ट्री रिग्रेसर। इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ रिग्रेशन के मॉडल किए हैं और हम ये पहले देख चुके हैं। तो इन्होंने सामने अपने जो हैं रिजल्ट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद डाटा बिनिंग के साथ इनकी जो रिजल्ट्स आए हैं वो बताए हैं। दैट्स द पेपर। इट्स नॉट अ मच जो है ना साइंस के ये कोई बहुत ही मुश्किल पेपर है। IEEE पे अवेलेबल है, आप इजीली इसको कर सकते हैं, एज सिंपल एज। ये बताएं, ये तो था हमारा लास्ट वीक का लेक्चर। क्योंकि लास्ट वीक का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैंने इसका 30 to 40 मिनट्स का आपको जो है ना इंट्रोडक्शन बता दिया। किसी को कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया, ताकि हम आज वाला टॉपिक शुरू करें। आज वाला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनीबडी हु हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन? मुझे क्वेश्चन है। जी जी बोलें। हेलो, मुझे ये बोलना है कि आप देखें, आप कोडिंग करते जाते हैं और बताते जाते हैं। यहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल, आपको भी पता है इसी तरह के, जो कि सबसे ज्यादा वीक कोडिंग में। आप कहते हैं कि पाइथन में बाय डिफॉल्ट आता जाता है, आपकी हेल्प होती जाती है। लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं ऑब्जर्व किया, मेरे साथ तो नहीं होता। अगर मैं प्रॉपर कोडिंग जानती ही नहीं हो रही, मुझे नॉलेज ही नहीं हो पा रही उतनी प्रॉपर कि मैं नेक्स्ट स्टेप कैसे लूँ। ये देखिए, जैसे आपका प्रिपेयर हुआ हुआ होता है, नो डाउट कि आपको ये कोडिंग्स आती हैं तो ये प्रिपेयर हुआ हुआ होता है। तो मुझे नहीं आ रही होती कि मैं अभी, जैसे आपने फर्स्ट असाइनमेंट दिया हुआ है, अब मैं चाहूँ कि इसको मैं पेपर पे तो सॉल्व कर लूँ डिसीजन ट्री को। इफ इन केस कि मैं चाहूँ कि इसको मैं बनवाऊँ कि पाइथन पे या फिर
कोलैब पे डिजाइन हो, तो वो कोडिंग मुझे आई नहीं रही करनी। मैंने बहुत बार कोशिश की, फिर चैट जीपीटी से भी लिया, तो वो कोई पता नहीं ग्रिड ग्रिड में पता नहीं कहाँ फंसा देता है। तो वो वाला ट्री तो बिल्ट ही नहीं कर रहा है जो मैं चाह रही हूँ। एक्चुअली ऐसा ट्री बिल्ट होना चाहिए। अभी ना मैं आपको रीजन बताता हूँ आप फंस कहाँ पे रही हैं। अभी वजह इतना बताता हूँ सिंपली, मैं इसी क्वेश्चन के आपको टैकल करने के लिए कि मैं भी जो मेरे पास हो रहा है वो आपके पास ना हो, तो मैं हमेशा जितने भी मेरे लेक्चर्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, मैं हमेशा स्लाइड्स के अंदर हमेशा कोड की स्निपेट और उसकी आउटपुट ज़रूर देता हूँ। जैसे अब ये पूरे का पूरा प्री प्रोसेसिंग का मेरा लेक्चर है, इसके अंदर आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई ऐसा पॉइंट मिस किया हो कि जिसका मैंने कोड ना दिया हो। दूसरी बात, हमेशा मसला यहाँ आता है कि लोग जो है ना प्रैक्टिस नहीं करते। अभी मैं अपने बताऊं, मेरा अभी जो हैंड जोन है ना, मुझे 2-3 साल हो गए हैं पाइथन से डील करते हुए। अभी आपने सही कहा है कि मुझे मसला नहीं आता। इवन मैं अभी भी आप कोई मैं प्रॉब्लम शुरू करता हूँ तो मुझे मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स लगेंगे उसका कोड बनाने में। मैंने पहले से हमेशा कहा है, थ्योरी इज टफ, कोडिंग इज टू मच इजी। अगर आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी है, नहीं समझ आ रही जो जो चीज़ें हैं, मैंने आपको कहा कि डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास। मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं डॉक्यूमेंटेशन पे आपको क्यों लेके जा रहा हूँ, उसकी वजह ही यही है कि मुझे पता है कि सम टाइम आपके जो चैट बोर्ड्स होते हैं ये मिसलीड करते हैं आपको। तो सबसे इजी काम है कि आप, अभी तक हमने साइकिल लर्न पढ़ा है ना, तो साइकिल लर्न में हमने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो यहाँ टोटली अवेलेबल है। आप यहाँ पे आएँ, आप यहाँ पे उनकी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें, उसके अलावा आप इसको इम्प्लीमेंट करें रिगार्डलेस ऑफ जस्ट इनको रीड करने के अलावा। ये देखिए हमने क्लासिफिकेशन देखी है, पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन यहाँ पे पढ़ी है, रिग्रेशन यहाँ पे पढ़ी है, आपकी प्री प्रोसेसिंग जो हमने अभी पढ़ा है, प्री प्रोसेसिंग यहाँ पे पढ़ी है। ये जो आपका कोडिंग वाला पार्ट है ये विद टाइम सॉल्व होगा और विद प्रैक्टिस सॉल्व होगा, रिगार्डलेस ऑफ कि आप उसके कोर्सेज करें। एक और सिंपली मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आज मैं ये अक्सर लोगों को कहता हूँ, इट्स नॉट एन इरा ऑफ व्हाट मैटर्स, कि आपको कितना आता है वो मैटर नहीं करता। द थिंग मैटर्स हाउ मच यू कैन प्रोड्यूस, कि आप प्रोड्यूस कितना कर सकते हैं ये मैटर करता है। जब आप कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट करेंगी, मैं आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट बता रहा हूँ कि आप कोई रिसर्च आर्टिकल के लिए प्रोजेक्ट करेंगी, जब आप इम्प्लीमेंटेशंस करेंगी तब आपको अंदाज़ा होगा कि व्हाट एक्चुअली द एआई इज। सिंपली प्रैक्टिस करें, हो जाएगा। थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ें। मैंने एक बुक शेयर की हुई है, ये वाली बुक मैं आपको बताऊँ, पर्सनली आई लाइक दिस बुक अलॉट। जितना मैंने अपनी आधी से ज़्यादा एआई की जर्नी है मैंने इस बुक से सीखी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसको पढ़ना शुरू करें, इसमें कोड साथ साथ दिए हुए हैं, यानी कि जहां डिस्क्रिप्शन के साथ कोड्स हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि फिर आपको कोई इशू होगा। ये बुक मैं पर्सनली बड़ा पसंद शेयर करता हूँ। कर चुके हैं मैं। ये मैंने क्यों, यानी तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। मैसेज के अक्सर चैप्टर्स करता हूँ मैं। अब टोटली बुक इसलिए शेयर नहीं करता क्योंकि काफ़ी चीज़ें ना मैंने इसमें ऐसी ऐड की होती हैं, यानी कि जो मैंने नोट्स बनाए होते हैं इस बुक के अंदर, वो मे भी आपको मिसलीड करें आपको, क्योंकि वो मैंने अपने हिसाब से बुक को जो है ना मार्कअप किया हुआ है, आप अपने हिसाब से करेंगी। तो इसलिए मैं ना अपने वाली कॉपी शेयर नहीं करता, आपको ये इजीली इंटरनेट पे मिल जाएगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 512 कमेंट्स ऐड किए हुए हैं, 512 कमेंट्स मैंने इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। जब आप उन कमेंट्स को पढ़ेंगी तो मे भी आपके लिए वो मिसलीडिंग हो जाए, यानी कि कुछ चीज़ें आपको समझ ना आए। मैंने काफ़ी चीज़ें इसमें एडवांस ऐड की हुई हैं, तो मैं इसलिए अपने वाली कॉपी शेयर नहीं करता कभी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो इस बुक की है ना बिल्कुल जो है ना ब्लैंक कॉपी आपके साथ शेयर करूँ। इवन मैं इस बुक को उस वक्त से शेयर कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ जब ये बुक ऑफिशियली पब्लिश भी नहीं हुई थी। ये इसका अर्ली रिलीज वर्जन है, रॉ एंड अनएडिटेड, यानी कि इसमें काफ़ी चीज़ें भी गलत भी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे आपको अगर इस कॉपी को यूज़ करेंगी तो आपको फिर एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है गलत वाली चीज़ को। तो ये इशू है जो मैं रॉ एंड अनएडिटेड कॉपी शेयर नहीं करता। अच्छा, मैं ना न्यू लिंक जनरेट अच्छा बताएं, किसी और का कोई इशू है प्री प्रोसेसिंग तक?
सर आप ये पेपर शेयर कर देंगे जब भी आपने दिखाया? एक्चुअली मैंने शेयर इसलिए नहीं किया था, मैं चाहता था कि आप लोग खुद डाउनलोड करें। ये पेपर ना पेड पेपर है। मैं चाहता था कि आपको पता चले कि पेड पेपर्स कैसे डाउनलोड करते हैं, क्योंकि ये देखिए अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी कि जी ये पेपर डाउनलोड तो हो जाएगा, ये तो मसला नहीं है डाउनलोड करना। बात ये है कि इसमें से करना क्या क्या है, कि ये पूरा रीबिल्ड करना है एज इट इज वर्डिंग के बिल्कुल, साथ या विदाउट वर्डिंग? सिर्फ आपने रेप्लिकेट करना है जो इन्होंने किया है ना, जो इन्होंने काम नहीं, किया है ना, टोटली मैं तो मतलब इनकी वर्किंग को, एआई वर्किंग को रेप्लिकेट करना है। बिल्कुल एआई वर्किंग को रेप्लिकेट करना है। इन्होंने वैसे ही अपना एआई सारी लिखी हुई है, और तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हाँ, तो जो ये इनके ग्राफ्स बन रहे हैं और जो इनके टेबल्स बन रहे हैं, ये बनवाना है बस। हाँ, ये बनाना है आपने, और मुझे जुपिटर नोटबुक शेयर करनी है कि हमने ये कर ली है। अच्छा, तो ये देखिए, सर ये इसका चीजें नाम होती है, शेयर कुछ कर क्वेरीज हैं दीजिए जो तो। क्लियर ही नहीं हो पा रही है, इस वजह से काम ही नहीं होता मेरा तो, और कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता आपसे कांटेक्ट करने का। एक्चुअली अभी ना मेरे साथ अभी इशू बताऊं, यहाँ कुछ लोग जानते हैं, मैं इस जो अभी 1-2 वीक है ना, मैं कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ ट्रैवलिंग हूँ, जिसकी वजह से मैं खुद अभी वेल प्रिपेयर्ड नहीं आ रहा जिस तरह मुझे आना चाहिए। मुझे 1-2 हफ्ते लगते हैं, मुझे 1-2 हफ्ते का टाइम दें, उसके बाद मैंने फ्री हो जाना है। उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपके सॉल्व आउट करूंगा। शायद मैंने किसी के शेयर भी किया है किसी स्टूडेंट से कि मैं अभी ना कंटिन्यूअस स्टेट मुझे ऑफ ही ट्रैवलिंग बताया हूँ। है। जी हाँ, मुझे ही बताया, क्योंकि मुझे ही क्योरी हो रही है और मैं ही चाहती थी कि एटलीस्ट डीप लर्निंग पे, यानी कि अब जब डीप लर्निंग एक पूरी एक लंबी चैप्टर है, इसको शुरू करने से पहले एटलीस्ट वो बेसिक्स तो क्लियर हो जो रुकी पड़ी हैं, जिनकी बातें क्लियर ही नहीं हो पा रही। नो डाउट ये चीजें कोई नई नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत नया भी था इसमें, जो मैंने पहले नहीं किया हुआ था। मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मुझे नहीं आ रही बहुत सारी चीजें। अच्छा, मैंने इस मीटिंग वजह जनरेट से मैं करता हूँ, ये आपको, एंड होने लगी है। अभी आपने ना सब लोगों ने ओके, स्पीड में ज्वाइन करना है। अच्छा, अब बताएं जब तक पीपल ज्वाइन करते हैं तब तक मैं आपकी कोई क्यूरी करता हूँ सॉल्व। जी बोले। अच्छा, अभी वो ना आपका मसला पता है क्या, मैं भी ना आपको सिंपल सा बताता हूँ। इसमें ना सीन ये जी होता है, बताएं। हमेशा ना कभी भी कोई चीज न्यू होती है ना, यहाँ काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए काफी चीजें न्यू है। अभी मैं इवन आपको बताऊं, यहाँ पे काफी लोग मास्टर्स ऑफ डाटा साइंस के भी हैं, कंप्यूटर साइंस के भी हैं। मसला ये होता है कि आप जब प्रैक्टिस नहीं करते ना, मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो 2-3 चीजें करें। एक, बी स्मार्ट, इट्स अ एरा ऑफ ओपन नॉलेज, आप कहीं से भी नॉलेज ले सकती हैं। चैट बोर्ड्स को जो है ना आपने स्मार्टली यूटिलाइज करना सीखना है कि चैट बोर्ड से करेक्ट रिस्पॉन्स कैसे लेना है। अभी आप मेजोरिटी ऑफ टाइम्स देख रही होती है, मैं जब भी कोई प्रॉम्प्ट देता हूँ तो मैं इन डिटेल देता हूँ। मुझे थ्योरी पता है, आप इन डिटेल अगर प्रॉम्प्ट देंगे और प्रॉपर प्रॉम्प्ट देंगे तो ये जो है ना आपको चैट बॉट्स काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देंगे, यानी कि चांसेस कम हो जाते हैं कि कोड आपका गलत हो। दूसरी बात, ये जो भी मैंने आपको बुक बताई है इसको पढ़ें। कोई चीज और समझ नहीं आ रही, आप ये साइकिल लर्न की वेबसाइट है यहाँ से करें। उसके बाद नेक्स्ट टाइम, अभी इस वीक तो मैंने अभी बिजी होना है, उसके बाद मैंने खुद भी फ्री हो जाना है, तो उसके बाद आप उधर से करें ज्वाइन। असाइनमेंट्स को कोशिश करें कि कैरी ऑन करें।
जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम ना, मैंने आपको सच बताऊं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है, मैंने कहीं पे भी देखा है ना प्री प्रोसेसिंग सीखने के लिए। इससे बेहतर आपको चैप्टर नहीं मिल सकता। इट्स अ एंड टू एंड प्रोजेक्ट। मैंने ये प्रोजेक्ट शेयर किया है सबके साथ। हाँ, लेकिन उसमें भी देखिए कंफ्यूजन हो रही थी कि मैंने वो लुक किया था, गो थ्रू किया, लेकिन मुझे अभी नहीं समझ में आया कि उसमें एक्चुअली में करना क्या था। एक्चुअली तो मसला अभी आपने मैं अभी लास्ट बताता हूँ ना, अभी वीक बताता हूँ। किया। ये एक मैं अभी ना आपको एक डाटा सेट है यूएस का, जिसका आउटपुट आपकी है हाउसिंग प्राइस को फाइंड आउट करना कि एक प्राइस हाउस की क्या हो सकती है। उसके रिलेटेड उन्होंने डाटा दिया हुआ है। अब इस डाटा के अंदर ना काफी मसले हैं। वो मसले क्या हैं कि इसके अंदर नल वैल्यूज भी हैं, इसमें डिफरेंट टाइप की और वैल्यूज भी हैं। देखिए जो मैंने लेक्चर में किया है ना डिस्कस, वही चीजें हैं। df.info, यानी कि यहाँ हमने वहाँ डाटा फ्रेम का नाम रखा था df, यहाँ पे हाउसिंग है, housing.info है। तो यहाँ पे देखें वही चीजें हैं। उसके बाद आप जाएंगी, वैल्यू काउंट्स हैं, ये मोस्ट डिटेल्ड है। मैंने आपको कहा था हाउस डिस्क्राइब मेथड है, जो कि आपको स्टेटिस्टिकल वेरिएबल्स दे रहा होता है कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मीन क्या है। उसके बाद ये कोरिलेशन फाइंड करने, यानी कि ग्राफ्स बना के हमने देखना होता है कि रिलेशन क्या है, डाटा का कौन सा मॉडल लगेगा। और विद स्नाइपर्स है, और ये तमाम के तमाम जितने भी कोड हैं ये वर्क करते हैं, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। उसके बाद आपने डाटा स्प्लिटिंग है, ये देखें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, इसको हम कर चुके हैं। उसके बाद ये हिस्टोग्राम बनाई गई है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। 2 मिनट यार, ये बता दिया करो कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। समटाइम मैं भूल जाता हूँ और फिर ये जो है ना मसला क्रिएट हो जाता है। ये वैसे रिकॉर्डिंग में आ गया, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। ठीक हो गया। ये मेरे पास चैप्टर है यहाँ पे। मैं ये बता रहा था, ये देखिए जो चीजें हमने अभी डिस्कस की है ना, मसला ये है कि आप ना थ्योरी को ज्यादा देखते हैं। शुरू में ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्किप करने वाली होती हैं। अब ये देखिए, टेक अ क्विक लुक एट डाटा फ्रेम। हमने डाटा फ्रेम पे देखना है। ये df.head ये हम कर चुके हैं, यानी कि यहाँ उन्होंने डाटा फ्रेम की जगह df की जगह उन्होंने हाउसिंग रखा हुआ है, तो housing.head, housing.info ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी मॉडल को देखना हो। housing.describe कि अगर किसी जो है ना डाटा के स्टैटिस्टिकल एनालिसिस देखना हो, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, मिन मैक्स, काउंट, मीन, ये देखना हो। उसके बाद ग्राफ्स होते हैं कि आपने कोरिलेशन देखना होता है कि कौन सा वेरिएबल हमारे लिए जरूरी है। स्प्लिट करते हैं डाटा को, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हम देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे काफी चीजें हैं, यानी कुछ चीजें आपको फ्री में भी जाइए। देखें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया हुआ है, ये मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों मैंने किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको, विजुअलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये देखें, हाउसिंग का प्लॉट बनाया है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डाटा इस तरह डिवाइडेड है या स्कैटर हुआ है। उसके बाद इन्होंने ना डिफरेंट प्लॉट्स बनाए हुए हैं, देखा हुआ है कि कौन सा प्लॉट कहाँ पे कोरिलेशन बन रहा है, किस तरह के ग्राफ्स आ रहे हैं, क्या क्या मसले हैं डाटा के अंदर, वो तमाम किए हुए हैं। अब देखें डाटा क्लीनिंग की तरफ हम आ गए हैं। अब डाटा क्लीनिंग में क्या होगा कि हम जो है ना मीन वैल्यू या मीडियन से रिप्लेस करना, ये सिंपल इंप्यूटर का कॉन्सेप्ट है जो हमने आज देखा है। हाउसिंग डॉट ड्रॉप या ड्रॉपना मेथड जो हमने देखा है, इसी तरह का मिलता जुलता ये मेथड है। उसके बाद हमने देखा था कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को कैसे डील करते हैं, यानी कि इनकोडिंग्स, लेबल इनकोडिंग और वन हॉट इनकोडिंग। ये देखें टेक्स्ट टू नंबर्स में कन्वर्ट किया, यानी कि जो आपका टेक्स्ट वाला डाटा था उनको लेबल्स दिए हैं 1 2 3। तो यहाँ पे ऑर्डिनल लेबल भी होते हैं, लेबल इनकोडिंग भी है, वन हॉट इनकोडिंग की डिस्कशन यहाँ पे हुई है और प्रॉपर कोड के साथ है। उसके बाद आपका कस्टम ट्रांसफॉर्म है, इसको थोड़ा छेड़ दें। फीचर स्केलिंग है जो हमने अभी डिस्कस की है, फीचर स्केलिंग कि अपने फीचर्स को हमने स्केल करना। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर विच आई हैव एवर फाउंड। और इस किस्म का डाटा आपको नेट पे नहीं मिलेगा जिसमें आप पूरी प्री प्रोसेसिंग सीख सकती हैं। इसको करें यूटिलाइज।
तो अब हम जो है ना अपने आज के टॉपिक पे आते हैं। इट्स जो है ना अभी काफी ज्यादा टाइम हो गया है। 2 मिनट, ठीक हो गया, हम शुरू करते हैं। सर आप उस पेपर का नाम और ऑथर का नाम शेयर कर देंगे प्लीज? मैं कर देता हूँ, वैसे मैंने किया हुआ है लेक्चर के अंदर पूरा। IEEE के लेक्चर उसके अंदर मैंने पूरा शेयर किया हुआ है, फिर भी मैं जो है ना शेयर कर दूंगा। IEEE पे मिलेगा आपको वो पेपर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डीप लर्निंग के ऊपर। आज हमारा पहले ही काफी ज्यादा टाइम हो चुका है ज़ाया। इट्स वन ऑफ द टफ टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ आवर कोर्स। किसी को पता है व्हाट आर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स? कोई बंदा जानता है? ये न्यूरल नेटवर्क, ह्यूमन ब्रेन एक्टिविटीज। हाँ, यानी कि हमने सबसे जो कॉम्प्लेक्स साइंस है ना दुनिया में, जो सबसे अभी तक एक्सप्लोर नहीं हो चुका चीज एक्सप्लोर करना, इवन हमारे लिए अगले 100 साल भी लग जाएंगे, हम पूरे ब्रेन को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी इन आवर बॉडी इज द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में नहीं अंदाजा लग रहा होता कि कौन सी चीज कहाँ पे यूटिलाइज होती है। बेसिक इंसाइट्स हैं हमारे पास, और यही खूबसूरती है जो हमारे इंटेलिजेंस को जो है ना इन्हांस करती है। अब पीछे तक मशीन लर्निंग थी, मैंने कहा था वो थोड़ी मैथ्स बेस्ड है, उसकी मैथ भी थोड़ी आसान है, हमने डिस्कस की थी। न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट होता है, उसमें डीप लर्निंग आ जाती है कि ये एक ऐसी साइंस है कि जो बहुत ज्यादा जो है ना कॉम्प्लेक्स है, और इसमें हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो काफी डीप होते हैं। देखते हैं इसको, हाउ इट हैपन्स। रुकिएगा, मुझे यहाँ से एस्केप करने दें। मैं ना ये स्लाइड्स थोड़ी क्लियर कर दूं, जिनके साथ हमें अभी कोई काम नहीं है, क्योंकि मैंने राइट करना है स्क्रीन के ऊपर। ठीक हो गया। अब आवाज सही आ रही है ना इसकी? मेरी आवाज क्लियर है सबको? कोई बंदा तो बताए ना, आवाज मेरी क्लियर है? जी आ रही है। ठीक। अभी ये देखें, मैं आपको ना सच बताता हूँ, न्यूरल नेटवर्क समझना आसान है लेकिन समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझ आए। अब मैं कुछ इसका टॉपिक कुछ छोड़ूंगा भी सही नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि अभी हमारा टाइम काफी ज्यादा पीछे लग चुका है और मैं भी थोड़ा थक चुका हूँ, यानी कि उस तरह का फ्रेश नहीं हूँ। अब ना दुनिया में ना कोई भी चीज बनती है, दुनिया में कोई भी चीज बनी है वो नेचर के किसी ना किसी फिनोमिना से इंस्पायर होके बनी है। फॉर एग्जांपल एयरप्लेन्स बने हैं, या इंसान ने उड़ना सीखा है, किसको देख के? बर्ड्स को देख के। इसी तरह अगर हम किसी मशीन को हमने इंटेलिजेंट बनाना है तो उसके लिए हमें ह्यूमन के ब्रेन को देखना पड़ेगा। ह्यूमन ब्रेन का जो आर्किटेक्चर है ना वो हमें इंस्पायर करता है कि हम इंटेलिजेंट मशीन बनाएं, जहां से एक कॉन्सेप्ट बना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का या ANNs का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कुछ लोगों ने इसको कह रहे थे कि नहीं ये ANN नहीं है, यहाँ मैथ का आप ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ये ANN नहीं है, यानी कि न्यूरल नेटवर्क्स ना कहें, लेकिन आप इसको सिंपली यूनिट्स कहें। लेकिन इसके बाद लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम इसको न्यूरल नेटवर्क्स ही कहेंगे या न्यूरॉन से ही करेंगे। इसमें अभी भी काफी तजाद चल रहा है। अभी मैं आपको सिंपली बताऊं, न्यूरल नेटवर्क्स इज नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे।
न्यूरल नेटवर्क इस वक्त का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी कि आजकल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट टाइम जो न्यूरल नेटवर्क के ऊपर एक पेपर लिखा गया था, अ लॉजिकल कैलकुलस ऑफ आइडियाज एमिनेंट इन नर्वस एक्टिविटी। उन्होंने क्या किया था, जो नर्वस जो है ना हमारे ब्रेन की एक्टिविटी है ना, उसकी ना इन्होंने कैलकुलस या मैथ फाइंड आउट की थी कि हाँ अगर हम ब्रेन की एक्टिविटी को मॉडलिंग करते हैं तो वो किस तरह की होगी। वन ऑफ द प्रीमियम पेपर और लैंडमार्क पेपर इसको बताया जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ डीप लर्निंग। ये एक पेपर है जिसकी साइटेशन 30,983 बार साइट हो चुका है। ये पेपर आपको ये मिलेगा स्प्रिंगर नेचर के ऊपर, यानी कि स्प्रिंगर पे आप जाएंगे तो आपको पेपर मिल जाएगा। ये पेपर भी पेड पेपर है, आपको डाउनलोड करना आना चाहिए। ये उस वक्त का पेपर है जब हमारा पाकिस्तान भी आज़ाद नहीं हुआ था और हम जो है अभी कंप्यूटर सीख रहे थे और लोग न्यूरल नेटवर्क्स की तरफ जा रहे थे। अगर आप इस पेपर को देखते हैं तो ये शुरू होता है ऑल और नन प्रिंसिपल से, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम का सब कुछ या कुछ नहीं। ये आपने खुद एक्सप्लोर करना है इस पेपर को कि ये पेपर क्या है। मैं अगर कहेंगे तो पेपर प्रोवाइड कर दूंगा इसका पेपर। अब क्वेश्चन रेज होता है कि अगर 1943 से इस किस्म के पेपर्स आ रहे हैं तो न्यूरल नेटवर्क्स अभी यानी कि 2000 के बाद ही इतने क्यों मशहूर हुए हैं, इतना ज्यादा इन पे ज्यादा काम अब क्यों शुरू हुआ है। उसकी वजह ये थी, जब भी आपके न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं ना तो आपको सबसे पहला डाटा रिक्वायर्ड है इनको ट्रेन करने के लिए। बहुत बड़े बड़े डाटा सेट चाहिए। उस वक्त डाटा सेट नहीं थे अवेलेबल, उस वक्त लोगों ने डाटा सेट कलेक्ट करना शुरू किए थे। सबसे बड़ी आज एग्जांपल बताऊं, आपके पास इमेजनेट डाटा सेट है, बहुत फेमस डाटा सेट है। हजारों पेपर्स इस डाटा सेट के ऊपर लिखे जा चुके हैं, एल्गोरिदम इसकी हेल्प से बने हैं। इसके अंदर आई थिंक 1000 क्लासेस हैं और हर एक क्लास के मिलियंस ऑफ इमेजेस हैं। तो डाटा सेट अब हमें अवेलेबल हुए हैं। फिर ट्रेनिंग, हमारे पास ट्रेनिंग के लिए कोई ऐसा हार्डवेयर नहीं था। अब क्या हुआ है, हमारे पास जीपीयूज आ गए हैं। मैं ये बताऊं, ये डीप लर्निंग के लिए इतने पावरफुल जीपीयूज नहीं बने, ये गेमिंग इंडस्ट्री की वजह से जीपीयूज बने हैं। लेकिन डीप लर्निंग को इससे हेल्प आउट हुई है, यानी कि मॉडल ट्रेनिंग करना आसान है। और अब जो है ना पैरेलल कंप्यूटिंग का दौर है। इसमें क्या सीन है, आपकी ना मल्टीपल जीपीयूज पैरेलली काम कर रहे हो। इस एग्जांपल ये बताता हूँ, अगर एक कंप्यूटर को 10 घंटे लगते हैं, अगर उसी काम को हम 10 कंप्यूटर्स में डिवाइड करें और वो पैरेलल काम करें तो वही काम हमारा जस्ट और जस्ट 1-1.5 घंटे में हो जाएगा। जो 10 घंटे का काम था, ये पैरेलल कंप्यूटिंग की वजह से हुआ। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, न्यू लाइब्रेरीज हैं, जैसा कि टेंसरफ्लो है डीप लर्निंग में, वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड मेड बाय गूगल। पाईटॉर्च है, वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी फॉर रिसर्च फॉर मेकिंग डीप लर्निंग मॉडल्स। तो इन कुछ वजूहात से डीप लर्निंग अब ज्यादा इसने यूं समझें कि जो है ना चर्चा में आई है। इसकी वजह ये है, मैं थोड़ा सा इसको ना आपको कहूंगा कि आप इनको थोड़ा रिगार्डलेस ऑफ के सिर्फ स्लाइड्स को देखें, मोर डिटेल में देखना। इस बुक का चैप्टर है, मैंने कहा कि मैं इस बुक को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूं। यहाँ पे पार्ट 2 है इस बुक का, न्यूरल नेटवर्क्स, इसका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये आपने हिस्ट्री खुद पढ़नी है। उसके बाद ये रीजंस बताई गई हैं कि अभी डीप लर्निंग क्यों हो रही है, जैसे कि डाटा हमारे पास अवेलेबल है, कंप्यूटिंग पावर है, उसके बाद ट्रेनिंग एल्गोरिदम्स हैं, इस टाइप की रीजंस हैं। फिर आ जाता है बायोलॉजिकल न्यूरॉन। अब इसको हम डिस्कस करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स में जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमें सिंपली बायोलॉजिकल न्यूरॉन का पता होना चाहिए। अब अगर आप इसको इन दी फॉर्म ऑफ
बायोलॉजी से देखेंगे इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको मैथ की फॉर्म में देखता हूं ये क्या है, आपके न्यूरॉन का ना एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है सेल बॉडी। ये एक सेल बॉडी है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये अनदर न्यूरॉन है जिसके अंदर जो है ना आपका न्यूक्लियस है। ये एक चीज से आपस में कनेक्टेड है और इस कनेक्शन का नाम है एक्सॉन। सिंपली ये एक ना सिंपल स्ट्रक्चर है कि ये आपकी दो न्यूरॉन्स हैं, ये इनकी सेल बॉडी है और ये आपस में कनेक्टेड है यूजिंग एक्सॉन। ये हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन है और इस एक्सॉन से जो है आपके सिग्नल्स जो हैं ट्रांसफर हो रहे होते हैं। अब कोई भी हमारे बॉडी के अंदर कोई भी काम होता है वो सिंगल न्यूरॉन से कभी नहीं होता। एक टास्क परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। अभी ये कॉर्टेक्स है, ह्यूमन कॉर्टेक्स, इसका ये एक ना स्ट्रक्चर है और ये न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एक बताता हूँ, एक टास्क है एक न्यूरॉन ने करना है। अब वो न्यूरॉन आगे जो है 3 न्यूरॉन से कनेक्ट होगा। मैं एक आपको जस्ट सिंपल सा बता रहा हूँ, चलो यहाँ 2 न्यूरॉन से। अब अगला जो न्यूरॉन है ये आगे फर्दर 3 से कनेक्ट होंगे। ये एक जस्ट एक काम के लिए मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ। तो इस तरह जो आपका न्यूरल नेटवर्क है ये कॉम्प्लेक्स बनता जाता है। ये मैं अभी बायोलॉजी की टर्म में बता रहा हूँ कि इस तरह का कुछ न्यूरल नेटवर्क्स दिखता है। तो ये आगे फर्दर जाएगा, फर्दर आगे न्यूरॉन होंगे, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनता है। तो इससे हमें एक इंसाइट ये मिलता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं इट्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और ये न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा अपने ANN की तरफ, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, जिसको हमने बिल्ड करना है ब्रेन से इंस्पायर होके। पहला जो बेसिक, अब ये देखें नर्वस सिस्टम जो है ना, ब्रेन का जो फंक्शनल पार्ट है या फंक्शनल यूनिट है या स्ट्रक्चरल यूनिट है वो न्यूरॉन है। इसी तरह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर या बेसिक पार्ट है या सिंगल यूनिट है उसको हम कहते हैं परसेप्ट्रॉन। द स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। देखते हैं ये क्या है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है। इसमें क्या होता है, ये एक ना परसेप्ट्रॉन है, इसके अंदर सिंपली क्या है, ये आपकी ना इनपुट्स हैं। इनपुट का सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, सम करना है और हर इनपुट के साथ ना एक वेट एसोसिएट होगा और इनके प्रोडक्ट का जो है ना आपने सम ले लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर एक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना है। उसके बाद आप अपने आउटपुट ले लेनी है। मे भी अभी आपके लिए टिपिकल है, ये फॉर्मूला हमने इंप्लीमेंट करना है। मैं इसको थोड़ा ना एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास लेट्स से कि ये ना x3 तक है, x3 है ये हमारा। मैंने अभी यहाँ पे सिंपली ये कहा कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना है, हर न्यूरॉन के साथ जो है ना हर इनपुट के साथ उसका वेट एसोसिएट होगा। मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं सबसे पहले करूंगा z को कैलकुलेट। z में हमने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, x1 मल्टीप्लाइड बाय w1। फिर आगे मैं क्या करूंगा, प्लस x2 एंड w2, x2 एंड w2 प्लस x3 एंड w3। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूरल नेटवर्क्स में पहला काम ये होता है, मैं एक सिंगल यूनिट की बात कर रहा हूं, यहां तक हमने कर लिया है सम तक। उसके बाद आपने ना इसके ऊपर एक फंक्शन अप्लाई करना है। इसको हम डिस्कस करते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए इसके बाद एक फंक्शन अप्लाई होगा। फंक्शन अप्लाई करने के बाद आपको आउटपुट मिल जाएगी। यानी कि अगर मैंने आउटपुट कैलकुलेट करनी है तो मुझे मेरी आउटपुट किसके इक्वल होगी, कि अगर मैं एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर देता हूं z के ऊपर।
सिंपली ये मेरी आउटपुट होगी। अब अगर मैं इन दो इक्वेशंस को इकट्ठा करता हूं तो मैं क्या करूंगा, समीशन लगा के इस चीज को रिप्रेजेंट कर दूंगा, और जी जो है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ऑफ न्यूरल नेटवर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इनपुट्स होती हैं, हर इनपुट के अगेंस्ट एक आपके पास अप्रोप्रिएट वेट होना चाहिए, फिर आप इनकी प्रोडक्ट का सम लेंगे, फिर आप एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे जिसका मकसद होगा कि आपने नॉन लिनियरिटी लेके आने अपने मॉडल में, और फिर आप आउटपुट ले लोगे। यहाँ तक किसी को कुछ समझ ना आया हो, एनीबडी हु जिसको ये समझना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये समझाना ज्यादा मुश्किल काम है इसको ज्यादा समझने से। किसी को कुछ समझ ना आया हो यहाँ तक? इसमें अभी आपने पहले जब समीशन को बोला था तब भी समीशन को एक्टिवेशन फंक्शन बोला था, नहीं जब समीशन वेट्स के साथ सिंपल इक्वेशन मिल रही है। मैं भी सिंपली बताता हूँ क्या सीन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपके पास जो इनपुट है ना, हर इनपुट के अगेंस्ट एक वेट होगा, ये आपने जहन में रखना है पूरी जितना भी डीप लर्निंग में जाएंगे। मैं हालांकि अभी इन ऑफिशियली नहीं मैं आपको समझा, लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आसान लैंग्वेज में कि क्या होता है। हर इनपुट के अगेंस्ट एक वेट होगा, आपने क्या करना है, इनपुट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करना है और इनका सम कर लेना है। यह सबमिशन का साइन है। जब आपका सम आ जाएगा ना, उसके ऊपर आपने एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना है। जब आपका एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, फिर आप अपनी आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं सबमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं z से, नहीं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, समवट इससे मिलती जुलती चीज है। यानी कि आप इक्वेशन ऑफ लाइन या लीनियर मॉडल्स की तरफ जा रहे हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट साइंस है, लेकिन आप कह सकते हैं कि यहाँ पे उसकी एप्लीकेशंस मिलती हैं। इवन अभी ना मैं आपको सच बताऊं, आई एम नॉट गोइंग इन मैथ्स। अगर इसकी मैं एक्चुअल मैथमेटिक्स बताऊं तो इसके ऊपर एक पूरा कोर्स लग सकता है, यानी कि हमें इन वीक्स लग सकते हैं सिर्फ न्यूरल नेटवर्क्स को समझने के अंदर कि इसके एक्चुअली बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इससे थोड़ा मिलता जुलती चीज है, हालांकि वो वहां पे लीनियर रिग्रेशंस में ज्यादा जो है ना सेंस बना रहा होता है, लेकिन कह सकते हैं कि उससे मिलता जुलता फॉर्मूला है। सबमिशन के बाद आपने एक एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है और आपने आउटपुट ले लेनी है। इसी पूरे को ना मैंने इक्वेशन में फाइंड करने की कोशिश की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सबमिशन हो जाएगी वेट्स और इनपुट के सबमिशन की, फिर आपने जो है ना एक एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई कर देना है, आपके पास आउटपुट हो जाएगी। ये एक ऑन द सिंगल लेवल ऑफ मैं बात कर रहा हूँ, एक सिंगल न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ। जब आपके मल्टीपल न्यूरॉन्स आएंगे तो आपके पास चीजें जो है ना कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे। इसके बाद अब अगर मैं चलता हूं, एक और चीज हम ऐड करते हैं, बायस। ये बड़ा मसला करता है। ठीक हो गया। किसी को इसका पता है नीचे से साइन कैसे गायब होगा? काफी इशू कर रहा है ये। ठीक हो गया। यहां तक का हमने पार्ट देख लिया कि ये है क्या, यहां तक आ गया। अब इसके बाद ना हम एक बायस ऐड करते हैं। हर एक न्यूरॉन के अंदर ना हम एक बायस ऐड करते हैं। इसको हम बी नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम ओमेगा नॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बायस टर्म है जो हर न्यूरॉन के अंदर ऐड होगी।
तो क्यों ऐड करते हैं इसको हम आगे देखते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा हेल्प कर रहा होता है एक्टिवेशन फंक्शन को। ये हम आगे देखते हैं क्यों ऐड करते हैं हम एक बायस। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, समीशन प्लस ओमेगा नॉट, उसके बाद जो है ना आपने एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना है। एक्टिवेशन फंक्शन का जो मेन रोल है वो आपके पास नॉन लिनियरिटी ऐड करना है डाटा में। उसको हम आगे डिस्कस करते हैं, नॉन लिनियरिटी क्यों जरूरी होती है डाटा के अंदर, मॉडल के अंदर। परसेप्ट्रॉन है, यही जो परसेप्ट्रॉन है ना, इसको अगर आप यहां सिंपली देखेंगे तो ये आपके पास इनपुट है और हर इनपुट के साथ एक वेट लगा हुआ है और आगे आपने इसकी सबमिशन किया, उसके बाद आपने इसके अंदर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया। यहाँ पे हम ना जो फर्स्ट परसेप्ट्रॉन बना था ना, उसके अंदर सबसे पहले जो है ना आपके पास स्टेप फंक्शन लगाया गया था। स्टेप फंक्शन क्या होता है, नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो ये होता है, ठीक हो गया, कि इसकी आउटपुट ना जीरो से पीछे इसकी आउटपुट 0 और 0 से आगे इसकी आउटपुट 1 हो जाती है। सिर्फ इसी को नहीं कहते, सम टाइम इसमें शिफ्टिंग अप्लाई की जाती है। अभी आपके लिए चीजें नहीं है कि व्हाट इज शिफ्टिंग और व्हाट एवर एल्स। मैं आपको ना सिंपली समझाता हूँ ये किस तरह है। अगर ना आपके पास एक ना मैं बना रहा हूं, अगर आपकी वैल्यू सम थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो डायरेक्टली आपकी जो आंसर होगा 1 हो जाएगा। दिखाने की, फॉर एग्जाम्पल यहां तक अगर आपकी वैल्यू है या इससे पीछे तो आपका आंसर 0 रहेगा। अब ये एक सर्टन थ्रेशोल्ड है इस जगह पे, अगर इस थ्रेशोल्ड को वैल्यू एक्सीड करती है तो आपका आंसर डायरेक्टली 1 हो जाएगा। हालांकि अब ये जो है स्टेप फंक्शन यूज नहीं होता, इसकी बजाय एक्टिवेशन फंक्शन वैल्यू बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। सिग्मॉइड फंक्शन बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है। सिग्मॉइड को हमने लास्ट टाइम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में किया था करना। अब ये जो पीछे वाला था ना, इसी का रेप्लिका जनरेट हुआ है। यहाँ पे हमने इसको रेप्लिकेट किया है, यहाँ पे सिंपली। ये तो था एक सिंगल परसेप्ट्रॉन के बारे में बात हो रही थी। अब सिंगल परसेप्ट्रॉन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मैं आपको ना रियल टाइम दिखाता हूँ। ये मेरे पास ना एक वेबसाइट है, टेंसरफ्लो ने ही बनाई है न्यूरल नेटवर्क्स के रिलेटेड। ये मेरी इनपुट है, ये मेरी आउटपुट है। अब मैं इसके अंदर ना एक लेयर ऐड कर रहा हूं जिसके अंदर मैं सिर्फ एक न्यूरॉन रखता हूं। इसका सिंपली काम क्या है, इसने ना क्लासिफाई करना है, ब्लू वाले रीजन को ग्रीन वाले रीजन से अलग करना है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, 1 न्यूरॉन से आप इवन सिंपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व आउट नहीं कर सकते। अब ये देखे ना, इसने नहीं कर सका इनको सेग्रीगेट, और यहाँ पे अब जो है ना इसने ओवरफिट होना शुरू कर दिया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बुक से दिखाऊं, क्योंकि मैंने कहा कि आपने बुक को बहुत ज्यादा फॉलो करना है। बुक यूं समझ लें आपके लिए, जो मेरी बात भी समझ नहीं आ रही आपको बुक से समझ आ जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे है हमारे पास पार्ट 2, इसके अंदर चैप्टर 1। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं, फ्रॉम बायोलॉजिकल टू आर्टिफिशियल। ये बायोलॉजिकल न्यूरॉन को हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, अब जो ये वाला पेपर है ना, अगर किसी ने समझना है, आपको फर्स्ट टाइम में ये पेपर समझ नहीं आएगा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। ये 1943 की मैथमेटिक्स है, जो अभी भी हम जो है इंजीनियर्स हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, हमें समझ नहीं आएगा। तो आपने हेल्प लेनी है इस टॉपिक से। ये एक सिंपल सा ना उस पेपर को समराइज किया है इस टॉपिक ने, यानी कि 1 पेज का टॉपिक है। इसको मैंने स्किप किया क्योंकि हमारे पास अगर इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। यानी कि इसमें इन्होंने किया कि ब्रेन के न्यूरॉन्स है ना, इनसे जनरल ऑपरेशन एंड और नॉट ऑपरेशंस अप्लाई करने की कोशिश की है। उसके बाद परसेप्ट्रॉन आ गया है। ये हैवी साइड फंक्शन की जो है पढ़ी, यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शन की थोड़ी डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद
ये वही फॉर्मूला है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। अब यहाँ पे ना इसने काफी इसके ड्रॉबैक्स बताए हुए हैं। सिंगल अगर आप परसेप्ट्रॉन को यूज करते हैं तो इसके काफी ड्रॉबैक्स बताए हुए हैं कि आप इससे और फंक्शन नहीं कर सकते, आप मल्टीपल नहीं कर सकते। तो यहाँ इसके ड्रॉबैक्स डिस्कस किए हुए हैं, तो ये आपने खुद पढ़ने हैं कि परसेप्ट्रॉन के और ड्रॉबैक्स क्या हैं। एक तो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा दिया है सिंगल परसेप्ट्रॉन को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके, लेकिन जो हमारे पास रियल टाइम होता है ना, कभी भी एक न्यूरॉन नहीं होता। हम क्या करते हैं, मल्टीपल परसेप्ट्रॉन्स को स्टैक कर देते हैं, यानी कि मल्टीपल जो है ना परसेप्ट्रॉन्स को मिला के एक डीप नेटवर्क बनाते हैं ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकें। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 2 इनपुट्स हैं, फिर आगे हमारे पास 4 न्यूरॉन है, यानी कि 4 परसेप्ट्रॉन है, फिर आगे 3 परसेप्ट्रॉन है। तो हमारी जो लेयर्स हैं ये डीप बनता जाता है हमारा जो मॉडल है। द जनरल कॉन्सेप्ट इज सेम हियर, लेकिन हमारा मॉडल अब हमने ना मल्टीपल्स को आपस में स्टैक कर दिया और हमारा मॉडल थोड़ा डीप होता जा रहा है। अब जब हमारे पास मल्टीपल लेयर्स बनती है ना, तो जो लेयर्स हमें नजर नहीं आती, यानी कि एक आउटपुट लेयर होती है और एक इनपुट लेयर होती है, जो उसके दरमियान में लेयर होती है ना, उसको हम कहते हैं हिडन लेयर। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे ट्रेनिंग पार्ट में। अब ये बताएं, सब कुछ जो रोल प्ले कर रहा था हमारे पास वेट डिसाइड करेंगे कि हमारी आउटपुट क्या होगी, और बायस। अब ट्रेनिंग के अंदर हमारा जो मेन मकसद है कि हमने अप्रोप्रिएट वेट, क्योंकि देखे ना मैं भी दिखाता हूं, ये बड़ा मसला है। मुझे इसको सेव करने दें। यहां तक समझ आई है परसेप्ट्रॉन क्या है और मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, यानी कि हम परसेप्ट्रॉन्स की लेयर बना लेते हैं, यानी कि थोड़ा डीप कर लेते हैं मल्टीपल परसेप्ट्रॉन को यूज करके, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है वो इजी हो जाए। यहां तक समझ आई है सबको? जिसको यहां तक समझ ना आई वो बताए, क्योंकि अभी हमने जो आगे जाना है वो और ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट है। हेलो, जी सर। ठीक हो गया। अगर यहाँ तक समझ आई है तो बेटर है, क्योंकि आगे हमने अभी इससे भी थोड़ा टिपिकल चीजें देखनी है। अब ये देखिए, हमने फाइंड आउट क्या करना है, क्योंकि हम सारी बातें करें ट्रेनिंग इसके ऊपर। अब ये देखें, आपकी इनपुट ने सेम रहना है, ये कांस्टेंट है। एक्टिवेशन फंक्शन भी समवट कांस्टेंट रहेगा। तो हमारी आउटपुट को इम्पैक्ट क्या चीजें कर रही हैं, आपके वेट्स और आपका बायस। अब आप में से कोई किसी बंदे का सवाल होना चाहिए था कि सर हमें वेट्स का कैसे पता चलेगा कि हमारे वेट्स की कौन से वेट्स हमारी इनपुट के साथ लगेंगे, और हमारे हर न्यूरॉन का बायस टर्म क्या होनी चाहिए, पूछना चाहिए था ना किसी को। तो ट्रेनिंग के अंदर सेम सीन यही होता है कि हमने जो है ना प्रॉपर वेट्स फाइंड करने होते हैं। एक ना सिंपल सा रूल है जो है ना हेब्स रूल। हेब्स रूल क्या कहता है, ऐसी चीजें, यानी कि मैं पहले यहाँ समझाता हूँ, सेल्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, ऐसी चीजें जो इकट्ठे काम कर रही होती हैं या जिनका काम इकट्ठा होता है, यानी कि जिनका काम सेम होता है, वो आपस में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। ऐसे सेल जिनका काम करना इकट्ठा होता है, यानी कि जो एक काम से रिलेटेड होते हैं, वो इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है, इसको हम अप्लाई करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ मैथ या ANN के अंदर। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, ये देखिए हमारे पास ना ये 2 न्यूरॉन है। इनमें से ना एक न्यूरॉन है
जिसका काम है हमारा यूं समझे कि कोई किसी टाइप की क्लासिफिकेशन। अब अगर आप देखेंगे ना, अगर इस न्यूरॉन की वैल्यू ज्यादा है, या मैं ना इसको चलो सिंपल कर देता हूं आपके लिए, एक x1 ये आपके पास इनपुट है और ये आपके पास x2 इनपुट है, ठीक है। अब x1 की जो वैल्यू है ना वो ज्यादा है। जैसे अभी ये देखे ना आप ना, एक पेशेंट का ना हार्ट अटैक चेक करने जा रहे हैं कि इस बंदे को हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा। x1 के अंदर आपके पास पेशेंट आईडी है और x2 के अंदर आपके पास जो है ना पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल है। तो कौन सा फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये देखिए ना, हमने ना प्रिडिक्ट करना है कि पेशेंट को हार्ट अटैक होगा या नहीं होगा। x1 जो है ना हमारे पास वो पेशेंट आईडी है कि पेशेंट का नंबर क्या है, और x2 जो है हमारे पास उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल है। अब ये बताएं इनमें से कौन सा फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हार्ट अटैक को फाइंड करने में कौन सा फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कोई मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है।
ओ तेरी का